ओमिक्रॉन की ट्रांसमिबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन जी राजस्थान का मकसद आपको सावधान करना है, जागरूक करना है, डराना मकसद हमारा बिल्कुल नहीं है, लेकिन सावधानी आपको बरतनी है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि ओमिक्रॉन से बचाव कैसे करें, और इसी पर हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर आशीष जायसवाल, जो कि श्वसन रोग विशेषज्ञ हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, जो कि सीनियर फिजिशियन हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर्स खास पेशकश में। तो आज के हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे कि ओमिक्रॉन से कैसे करें बचाव, किन बातों का विशेष तौर पर हमें ध्यान रखना होगा, और साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमारे साथ जुड़कर हमारे एक्सपर्ट से अपने सवाल आप कर सकते हैं। नंबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, देखिए नंबर है हमारा 0120-715-3787, और इसके अलावा दूसरा नंबर है 0120-715-3826। तो इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़िए। हमारे इस खास पेशकश में अपने सवाल आप डॉक्टर से कर सकते हैं और हर जानकारी आप ले सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। एक्सपर्ट्स हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले डॉक्टर आशीष जायसवाल, मैं आपके पास आ रही हूं। आप श्वसन रोग विशेषज्ञ हैं और हमारे आज का सब्जेक्ट इसी से जुड़ा हुआ है कि ओमिक्रॉन के केसेस लगातार सामने आ रहे हैं, इसकी ट्रांसमिबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इससे जो मौत का आंकड़ा है वो कम है कंपैरेटिवली, जो हमने सेकंड वेव में देखा था। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इसमें सांस की जो परेशानियां सामने आ रही थी पेशेंट में वो नहीं है। तो इसके पीछे क्या कारण है, और अगर कोई श्वसन रोग है, पीड़ित है कोई, तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना है इस वेरिएंट से बचने के लिए? मैं चाहूंगी आप इसको लेकर जानकारी दें। देखिए, सबसे पहले समझना पड़ेगा जो ये ओमिक्रॉन का जो ये वेरिएंट है, हम लोग ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज बोल रहे हैं। मतलब इन्फेक्शन तो है ही है, मगर जो ये बहुत माइल्डर सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन है। ये केवल अपर एयरवे को ज्यादा इन्वॉल्व कर रहा है, जिसके कारण जो कॉम्प्लिकेशन है, जो मॉर्बिडिटी है, ये जो हॉस्पिटल का जो एडमिशन है वो बहुत कम है। जो सिंगापुर की स्टडी है और एक जो यूरोप की भी स्टडी है, उसमें बड़ा क्लियर प्रूफ कर दिया गया ये वायरस 10 टाइम्स हमारे एयरवे में ज्यादा है कंपैरेबल टू डेल्टा वेरिएंट, और लंग्स में 10 टाइम कम उसका कंसेंट्रेशन पाया गया है कंपैरेबल टू डेल्टा। यानी ये लंग में कम जा रहा है, लंग में कम इन्वॉल्व कर रहा है, क्योंकि जो ये रिसेप्टर जिस रिसेप्टर से अटैच करता है वो रिसेप्टर ज्यादा के ज्यादा फॉर्म में प्रेजेंट है। कहाँ पे? अपर एयरवे में। हम देख रहे हैं लोगों को जिनको गले में दर्द हो रहा है, थोड़ी खांसी आ रही है, स्नीजिंग हो रही है, और जैसे कि कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स में भी ये वायरस का टेस्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा है। यानी कि ऐसा सिम्टम आए तो आप टेस्ट तुरंत ही कराएं, अपने डॉक्टर से जरूर बात करें, उससे पहले अपने को सेल्फ आइसोलेट कर लें, क्योंकि मगर इसमें एक मत और भी है जो WHO ने बोला है कि हमें इसको बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए। हमें ये नहीं समझना है तो ये माइल्ड है तो ये सब कुछ अच्छा हो रहा है, नेचुरल वैक्सीन है। ये मेरा कहना एकदम और एकदम गलत है, क्योंकि तब तक हो हमारे जो गार्ड्स हैं हमें इसको फॉलो करना। आपको ये नहीं पता ये इन्फेक्शन आगे चल के किस तरीके की हम लोग की बॉडी में प्रॉब्लम करे, या कब इसमें कैसा और कोई म्यूटेशन हो जाए जिसमें ये प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए जब तक पूरा रोबस्ट डाटा नहीं आ जाता हमारे पास, तब तक हमको जो हमारे गार्ड्स हैं उसको अच्छे से करना है। जो सारी प्रिकॉशन हम लोग करते आ रहे हैं, सैनिटाइजेशन की, अपने डिस्टेंसिंग की, मास्क की, इन सब को और अच्छे से फॉलो करना है, क्योंकि जब इसके केसेस बढ़ते हैं तो ये आपको पता है बहुत जल्दी बढ़ा, और ये इतना ज्यादा इन्फेक्शियस है कि जो हम लोग जितना भी कुछ कर लें मगर ये प्रॉब्लम कर ही रहा है। तो अपने गार्ड्स पूरे रखने हैं। वैक्सीनेशन बहुत बड़ा हमारे पास, क्योंकि जो इंडिया का डाटा है कि अभी तक इंडिया में ये डाटा नहीं कि कितना % ओमिक्रॉन हो गया है। जैसे जब यूके का डाटा देखा था, यूएस का डाटा देखा था, तो हमने देखा था विद इन ए वीक जो ओमिक्रॉन का जो इन्फेक्शन था वो डेल्टा को सुपरसीड कर गया था, डेल्टा से ऊपर कर गया था। पर इंडिया में डाटा नहीं ना, अभी तक हमें कि जो इतना इन्फेक्शन हो रहा है कि ओमिक्रॉन से हो रहा है कि डेल्टा से हो रहा है। मगर जो क्लिनिकली जब हम मरीज देख रहे हैं तो हमें ये लग रहा है कि हाँ ये ओमिक्रॉन से ज्यादा है, क्योंकि अपर रेस्पिरेटरी ज्यादा है, लोगों को लंग की प्रॉब्लम नहीं है। तो डेल्टा में ऐसा अपोजिट था, पर फिर भी केवल एजम्पशंस पे हमको नहीं रहना है और हमें पूरी की पूरी प्रिकॉशंस लेनी है। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर आशीष, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की हमारे दर्शकों के साथ। डॉक्टर स्वाति, देखिए मेरे आपसे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये कि अमूमन मुझसे भी कई लोग पूछते हैं कि आखिर ओमिक्रॉन के लक्षण क्या हैं, कैसे पता चले कि हमें ये लक्षण हैं और हमें अब हमारे अंदर ओमिक्रॉन वेरिएंट आ चुका है। और दूसरा सवाल ये कि स्टडीज़ में ये बात सामने आई है कि ओमिक्रॉन आ चुका है, जैसे इंडिया में आ चुका है, पूरे वर्ल्ड वाइड ये आ चुका है, तो ये कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन के आने के बाद ये एंड हो जाएगा, कोरोना का खात्मा करने के लिए आया है ये ओमिक्रॉन वेरिएंट। तो इन दोनों को लेकर आपसे जानकारी लेना चाहूंगी मैं, सवालों को लेकर। सबसे पहले आपने क्योंकि लक्षण की बात करी है जी, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जिस तरह से साधारण सर्दी खांसी या फ्लू के जो लक्षण होते हैं वही हम ओमिक्रॉन के साथ भी देख रहे हैं। तो अगर बदन दर्द महसूस हो रहा है, हल्का बुखार की खांसी है, या गले में खराश महसूस हो रही है, या नाक है, या कुछ नाइट स्वेट्स जैसी परेशानी भी आ रही है कि रात में बहुत ज्यादा
आ रहा है, कपड़े बदलने पड़ रहे हैं। तो इस तरह की समस्याएं अगर हैं तो ये ओमिक्रॉन की तरफ ज्यादा इशारा करता है। जबकि डेल्टा में आपको याद होगा कि लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल ज्यादा हो रहा था, लोगों को तेज बुखार था, सांस लेने में दिक्कत थी, तो ये डेल्टा के साथ ज्यादा दिख रही थी। लेकिन ओमिक्रॉन क्योंकि थोड़ा माइल्डर वर्जन है तो इसलिए हमें कम लक्षण दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए लोग जो है अक्सर टेस्टिंग भी नहीं कराते हैं और इलाज भी नहीं लेते हैं। इसलिए इस वक्त बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 1.5 लाख मामले पिछले 24 घंटे में भारत में आए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये शुरुआती लक्षण को आप ये मत सोच करके इग्नोर करिए कि सर्दी लगी है या खांसी या फ्लू हुआ होगा, तो जरूर डॉक्टर के संपर्क में आए और क्या इलाज शुरू करने की जरूरत है ये उनसे जान करके शुरू करें। और जैसे डॉक्टर आशीष ने कहा कि खुद को आइसोलेट सबसे पहले बहुत जरूरी है क्योंकि उस टाइम पे आप सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस होते हैं और आप घर के बाकी लोगों को आसानी से ये इन्फेक्शन पास ऑन कर सकते हैं। इसलिए खुद को आइसोलेट जरूर करें। साथ में जैसे कि आपने कहा कि ये जो वेरिएंट है इससे पेंडेमिक एंड हो जाएगा, अभी ना बहुत जल्दबाजी होगा क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एक बड़ी परेशानी जो इस वक्त विश्व की है वो ये है कि कुछ जो देश हैं उनमें वैक्सीन चौथा बूस्टर तक लगना शुरू हो गया, यानी कि काफी मात्रा में उन्होंने अपनी जनसंख्या को वैक्सीन दे ली है। भारत की भी बात करें तो हम 150 करोड़ वैक्सीन लगा चुके हैं, लेकिन वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जहां केवल 10% अपनी जनता तक वो वैक्सीन को पहुंचा पाए हैं। ऐसी स्थिति में वेरिएंट्स के उठने की संभावनाएं लगातार रहेंगी। जब तक कि हम विश्व में एक अच्छी मात्रा में वैक्सीन नहीं लगा लेंगे तब तक वेरिएंट्स की संभावना रहती है। इसलिए अभी पूरे तौर पर हम लोग ये बात नहीं बोल सकते हैं कि हाँ इसके बाद पेंडेमिक खत्म हो जाएगा, लेकिन डेफिनेटली कोशिश यही है कि जिस तरह से अभी आने वाले वक्त में हमारे पास नई दवाइयां होंगी, वैक्सीन भी बेहतर होंगी, तो हम काफी हद तक कोरोना को कंट्रोल कर पाएंगे। अब आने वाले वक्त में नेजल वैक्सीन भी भारत में आने वाली है जो कि न केवल हमारी डिजीज की सिवियरिटी को बचाएगी बल्कि ट्रांसमिशन को भी रोकेगी। यानी कि अगर व्यक्ति ने नेजल वैक्सीन लगवाई है तो वो दूसरे लोगों को भी ट्रांसमिट कम करेगा। ऐसी स्थिति में और अब धीरे धीरे आप देख ही रहे हैं कि सेकेंड वैक्सीन की बात हो रही है, तो जैसे जैसे हमारे पास वैक्सीन बेहतर होंगी, दवाइयां क्योंकि आज हम इलाज भी कहीं बेहतर कर पा रहे हैं, हमारे पास कई हैं, एंटीबॉडी हैं, तो जैसे जैसे ये चीजों में भी हमारी मेडिकल साइंस में और इस तरह की चीजें सामने आएंगी, वैसे वैसे हम कोरोना को और बेहतर काबू कर पाएंगे। और जो हमारा डर है कोरोना को लेकर, हर बार जो लॉकडाउन लगाना लगाने पड़ते हैं, इनसे हमें जरूर निजात मिल जाए। बिल्कुल सही कहा आप डॉक्टर स्वाति। और देखिए ओमिक्रॉन ये सब्जेक्ट हमने रखा है, इसको लेकर सवाल, तमाम तरह के सवाल है मेरे पास जिनका जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी, लेकिन इस बीच हम कॉलर का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पहले कॉलर, इनका सवाल जान लेते हैं। नाम बताइए अपना। हेलो जी, नाम बताइए और अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। जी, दिनेश चौहान बात कर रहा हूँ रामदेवरा से। जी श्याम जी, सवाल पूछिए। नहीं, दिनेश चौहान। ठीक है दिनेश जी, सवाल पूछिए। जी मैम, मेरा सवाल ये था कि पहले जैसे 90 दिन के अंदर वैक्सीन लगाए जाते थे, अब भी वही है या फिर कुछ बदलाव हुआ? अच्छा ठीक है, डॉक्टर आशीष। देखिए वैक्सीन का शेड्यूल था वो सेम टू सेम है कि आप जो वैक्सीन हम लगाते हैं वो 1 महीने के बाद, और जो हमारी कोविशील्ड है जो 6 हफ्ते का टाइम था वो सेम का सेम शेड्यूल फॉलो हो रहा है। 8 हफ्ते का जो शेड्यूल था, वैक्सीन में कोई दिक्कत नहीं रहा, सेम शेड्यूल चल रहा है। जो अगर कोई नई वैक्सीन जो आ रही है उनका शेड्यूल अपने अलग तरीके से डिस्क्राइब होगा, वो डिस्कस होगा। तो अगर आपको फर्स्ट डोज लगी है तो जब आपकी नॉर्मल सेकेंड डोज आनी थी आपको तभी अपनी वैक्सीन लगवानी है। ठीक है, अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। लगातार कॉलर जो हैं उनका सिलसिला जारी है जुड़ने का। दूसरे कॉलर का सवाल जान लेते हैं। नाम बताइए अपना। आवाज आपको मिल रही है हमारी? ठीक है, कॉलर से फिर से जुड़ेंगे। आवाज आ रही है आपको? ठीक है डॉक्टर स्वाति, मैं आपके पास आ रही हूँ इस सवाल के साथ में। देखिए सवाल एक ये भी है, होम आइसोलेशन से जुड़ा मेरा सवाल आपसे है। होम आइसोलेशन अब कह दिया गया कि अगर आप अस्पताल नहीं जाना चाहते या अस्पताल में ज़्यादा जगह नहीं है तो होम आइसोलेटेड इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। तो उसका टाइम पीरियड कितना है, कि कितने टाइम तक आपको होम आइसोलेशन में रहना है, इसको लेकर जानकारी चाहूँगी। क्योंकि ओमिक्रॉन की डिजीज जो है वो उतना लंबे समय नहीं चल रही है जितना कि डेल्टा के साथ हो रहा था, तो इसलिए होम आइसोलेशन की अवधि को भी अब घटा दिया गया है, 7 दिन का कर दिया गया है। तो 7 दिन तक अगर आप घर में आइसोलेटेड रहते हैं और उसके बाद फिर अगर आपको जैसे फीवर नहीं है, कोई और दिक्कत परेशानी नहीं है, तो उसके बाद मानकर चल सकते हैं कि आप ओमिक्रॉन से ठीक हो गए हैं और अपने काम पे निकल सकते हैं। जैसे कि अभी गवर्नमेंट की जो नई गाइडलाइंस है उसके हिसाब से 7 डेज का टाइम पीरियड रखा गया है। ठीक है,
और डॉक्टर स्वाति ने अभी वैक्सीनेशन को लेकर भी महत्वपूर्ण बातें कही कि वैक्सीनेशन मस्ट। तो इससे जुड़ा सवाल डॉक्टर आशीष मैं आपसे जानना चाहूंगी। अमूमन लोग हम देख रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं हमने तो वैक्सीनेशन हमने करा लिया है तो अब हमें ओमिक्रॉन वेरिएंट नहीं आएगा हमारी बॉडी में, तो उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन से बेशक मौतें कम हो रही है, लेकिन उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो ये कह रहे हैं कि नहीं हमने वैक्सीनेट करा लिया तो अब हमें ओमिक्रॉन नहीं होगा? देखिए, इसमें 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये समझ, तो डाटा है यूरोप का, जो डाटा हमारे पास आ चुका है, इजराइल का डाटा है, तो इजराइल में तो ट्रिपल डोज बूस्टर डोज लगने के बाद भी डेली वहाँ पे 4000-5000 केसेस आ रहे हैं ओमिक्रॉन के। जो ये ओमिक्रॉन का वेरिएंट है, ये क्या कर रहा है, ये इवेट कर रहा है हमारी वैक्सीन के द्वारा जो इम्यूनिटी आई हुई है, जिसके कारण बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। क्योंकि वैक्सीनेशन हुआ या नेचुरल इन्फेक्शन से जो हमारे इम्यूनिटी आई हुई है, इससे नहीं हो रही, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रहा है, मगर इन्फेक्शंस हो रहे हैं। बस इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो लोग हाई रिस्क पेशेंट हैं उनको और ज्यादा ध्यान अभी भी रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि जिनकी इम्यूनिटी जिनमें कम है, जो हाई रिस्क पेशेंट है, उनमें ओमिक्रॉन भी आगे चल के या हो सकता है कुछ डेडेड ग्रुप अपना ले ले और एडमिशन बढ़ जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं बॉम्बे में एडमिशन भी बढ़ रहे हैं। तो केवल दूसरों को ना देखिए, आप अपने सिस्टम को समझें। जो हाई रिस्क पेशेंट है उनको वैक्सीनेशन के बाद भी इन्फेक्शन हो रहा है और उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत बॉम्बे में पड़ रही है। तो ऐसा दिल्ली में या आसपास अपने जयपुर में भी हो सकता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमारा सोशल वैक्सीन है, जो हमारे जितने प्रिकॉशंस है, उसको वैक्सीनेशन के बाद भी मत आप भूलें। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वैक्सीन की एफिकेसी कितनी होती है कोविड-19 में। कोई भी वैक्सीन 100% एफिकेशियस नहीं ना, और कोई भी वैक्सीन स्प्रेड को अभी नहीं रोक सकती जब तक नेजल वैक्सीन नहीं आती, जैसा डॉक्टर स्वाति ने बोला। यानी वैक्सीन कोई बहुत ज्यादा ब्रह्मास्त्र जैसा नहीं है कि जो आपको हर समय ओमिक्रॉन से बचाएगा। हमारी प्रिकॉशंस वो भी उतनी ही इक्विवेलेंट है, उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी वैक्सीन है। ठीक है डॉक्टर स्वाति, मैं आपके पास आ रही हूँ इस सवाल के साथ में। पहला सवाल तो आपसे ये रहेगा कि किन किन बातों का खाने के लिए अगर सवाल पूछ रही हूँ आपसे कि खाने में किन किन चीज़ों को अप्लाई करना है अपने डेली लाइफ में, रूटीन में। और सवाल आपसे मेरा ये रहेगा कि जिनको पहले कोरोना हो चुका है उनको ज़्यादा खतरा है ओमिक्रॉन होने का, या फिर जिनको कोरोना नहीं हुआ है उनको ज़्यादा खतरा है कोरोना ये ओमिक्रॉन वेरिएंट उनकी बॉडी में आने का? तो उसको लेकर थोड़ा सामंजस्य में चाहूँगी आप उसको क्लियर कर दीजिए। जी बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक खाने पीने की बात है तो पिछले 2 साल से लगातार हम लोग ये समझा रहे हैं कि जितना भी आप हेल्दी फूड लेंगे, फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जितना भी आप इन चीज़ों का सेवन करेंगे तो अच्छी मात्रा में विटामिन मिनरल्स हमारे शरीर को मिलते हैं, जो कि हमारे इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो खास इस बात का ध्यान रखें कि नियमित समय से खाना खाएं और फ्रेश खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, और खास तौर से जो सर्दी का मौसम है इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में हरी पत्तेदार सब्जियां आती हैं तरह तरह की, और फ्रूट्स जो हैं वो खट्टे वाले भी आते हैं। तो ये सब हमें अच्छी मात्रा में आयरन, विटामिन सी, जिंक, इन सब चीज़ों की हमारी बॉडी की जो कमी होती है वो पूरी होती है, और इससे हमारा इम्यूनिटी लेवल डेफिनेटली बेटर होता है। साथ ही में कोशिश करनी चाहिए हमें कि हम पानी अच्छी मात्रा में पिए, क्योंकि वो भी हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी होता है। उधर आपने एक सवाल और था आपका, वो क्या सवाल था आपका दूसरा? सवाल दरअसल आपसे मेरा ये था डॉक्टर स्वाति कि जैसे कि सवाल ये कि जिनको कोरोना हो चुका है फर्स्ट और सेकंड वेव में, उनके लिए सीवियर है ओमिक्रॉन, या फिर जिन्हें कोरोना नहीं हुआ है उनके लिए सीवियर है? देखिए, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस हम देख रहे हैं। जिन लोगों को कोविड हुआ है वो भी दोबारा संक्रमित हो रहे हैं, और जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है वो भी संक्रमित हो रहे हैं। लेकिन दोनों की स्थितियों में अभी तक जो सामने आया है वो यही है कि वैक्सीन की वजह से या जो स्वाभाविक तौर से एंटीबॉडीज शरीर में बनी है वो हमें तीव्रता से जरूर बचा रही है, यानी कि आपको आईसीयू या हॉस्पिटल की जरूरत जो है वो काफी कम हो जा रही है। लेकिन फिर भी लोगों को इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि अभी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एडमिशंस नहीं हो रहे हैं या बिल्कुल जो है ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। इसलिए हमें बहुत ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है, और हमें ये नहीं सोचना है कि ओमिक्रॉन माइल्ड इन्फेक्शन है या केवल कॉमन कोल्ड की तरह से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसलिए हमारे सतर्कता का जो लेवल है वो अच्छा खासा इस वक्त हाई होना चाहिए, और हमें कोशिश करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा इस बीमारी से बचें, जिसके लिए मास्क लगाना और सामाजिक दूरी का ध्यान रखना, ये दोनों ही चीजें बहुत जरूरी होंगी कि हम भीड़ वाले एरिया में कम से कम जाएं। और साथ ही वैक्सीन जिन लोगों ने नहीं लगवाई है वो वैक्सीन लगवाएं, या अगर आपने सेकेंड डोज नहीं लगवाई है, अभी भी हिचकिचा रहे हैं, तो जरूर लगवा लें, क्योंकि ये हम देख ही रहे हैं साफ तौर से कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई हुई है उनमें जो तीव्रता है बीमारी की वो काफी कम है, उनको उतना सिवियर इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। और कहीं ना कहीं
तरफ जहां हम ये बात कर रहे हैं कि हम माइल्ड इन्फेक्शंस देख रहे हैं, उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि भारत में 150 करोड़ जो है हम डोजेस लगा चुके हैं। तो वैक्सीन की वजह से भी हम काफी माइल्ड इन्फेक्शंस देख रहे हैं। ये मान करके आपको चलना चाहिए, तो जरूर वैक्सीन लगवाएं और मास्क को सही तरीके से जरूर पहनें। ठीक है डॉक्टर आशीष, मैं आपके पास आ रही हूँ अब सवाल के साथ में। वैक्सीनेशन को लेकर आपको मेरा सवाल है आपसे। कहा जा रहा है कि बूस्टर डोज को लेकर लगातार जो बाकी गवर्नमेंट है वो कह रही है कि कब बूस्टर डोज लगेगी। बूस्टर डोज कितनी इंपॉर्टेंट है? क्या कोई भी बूस्टर डोज लगवा सकता है या फिर जो सीवियर कंडीशन में पेशेंट है सिर्फ उनके लिए बूस्टर डोज है? नहीं, देखिए, जो वैक्सीनेशन ये प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी है, यानी अब तो सबको ही बूस्टर लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो वैक्सीन के बाद जो एंटीबॉडी का जो टाइटर जो कम हो रहा है वो 1 साल में टाइटर काफी कम हो जाता है, यानी 1 साल के भीतर बूस्टर लगाना पड़ेगा। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इनिशिएटिव लिया था कि जनवरी से, क्योंकि जो पहला वैक्सीनेशन हमारा जो 16 जनवरी से स्टार्ट हुआ था उसको 1 साल होने को आ गए हैं, तो एंटीबॉडी का लेवल सब में बहुत कम हो गया था, जो इसीलिए यही सही समय था जब बूस्टर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया। देखिए, सब कुछ का एक साइंटिफिक बेसिस होता है, उसी काम होता है, यानी बूस्टर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि बूस्टर से एंटीबॉडी का जिनमें लेवल वैक्सीन के बाद भी कम हो रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है, इजराइल की स्टडी भी हुई है, उसके अंदर उन्होंने बताया है कि नेचुरल इन्फेक्शन के बाद जो एंटीबॉडी आती है वो 13 टाइम्स ज्यादा आती है जो हमारे वैक्सीनेशन के बाद आती है। यानी ओमिक्रॉन का जो थ्रेट है वो, अगर आप मान के चलते हैं कि दोनों में किसी को होगा, तो जिसको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है या जिसको नेचुरल इन्फेक्शन नहीं हुआ है उसको ज्यादा चांसेस है। इसीलिए जो मैडम बोल रही है, सतर्कता की बहुत ज्यादा जरूरत है, भले ही आपको नेचुरल इन्फेक्शन हो गया हो, भले ही आपको वैक्सीन लगी हुई हो, इसलिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है। और बूस्टर जैसे मौका मिले बूस्टर लगाना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट बात यह है, हमने इसको प्रिकॉशनरी डोज बोला है, अभी हमने इसको बूस्टर नहीं बोला है। अच्छा, प्रिकॉशनरी इसलिए बोला है कि जो लोग हाई रिस्क हैं, जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वो अपना फटाफट अपने हिसाब से लगा लें। जो हाई रिस्क पेशेंट हैं, जो 65 ईयर से ऊपर के ज्यादा है, जिनमें कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होती है, जिनके अंदर हॉस्पिटलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा होता है, एडमिशन, तो ये ज्यादा लगाना चाहिए। इसीलिए इसको हमने प्रिकॉशनरी डोज वर्ड यूज किया है, अभी तक बूस्टर किया है। इसीलिए देखिए, बच्चों का भी 15 से 18 साल, कुछ 1 महीने बाद 12 से 18 साल का भी हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको, इस पैंडेमिक को अगर एंडेमिक करना है, इस पैंडेमिक को फिनिश, हमें कम से कम 80%, 70 से 80% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना, तभी हर्ड इम्यूनिटी आएगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि बच्चों की वैक्सीन लगे, बड़ों जिन्होंने वैक्सीन अगर नहीं लगवाई वो अपना लगवाएं, और जिनका बूस्टर का टाइम आ गया, जो हाई रिस्क पेशेंट हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वो अपना बूस्टर्स लगवाएं। और डॉक्टर आशीष, कई जो व्यूअर्स हैं हमसे सवाल पूछते हैं तमाम प्लेटफॉर्म पर, उनको सवाल ये होते हैं कि बूस्टर डे, जैसे कि आपने बोला कि एक टाइम पे आके एंटीबॉडी का लेवल कम होने लगता है वैक्सीन जब लगवा लेते हैं, तो ये सवाल उनका बूस्टर डोज को लेकर भी है कि बूस्टर डोज जब हम लगवा लेंगे तो उसको लेकर एंटीबॉडी का लेवल कम होने लगेगा। क्या यही माना जाए कि बूस्टर डोज के बाद हमें फिर कोई चौथी वैक्सीन लगवानी पड़ेगी? देखिए, जैसे इन्फ्लुएंजा में क्या होता है, जो नॉर्मल सर्दी खुशाम जो फ्लू होता है, उसमें हम साल में जो लोग हाई रिस्क पेशेंट हैं, हम डॉक्टर्स उनको एडवाइस करते हैं, जो बच्चे हैं जिनकी एज 8-9 ईयर से कम है, या जो अडल्ट्स हैं, या जो हाई रिस्क पेशेंट हैं, उनको तो हम लोग पहले से ही फ्लू शॉट्स के लिए बोलते हैं। तो कोविड में भी शायद 1-2 साल बाद जब पूरी हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, तब उसमें भी ऐसे ही हो जाएगा कि हर साल में एक बार जो लोग हाई रिस्क पेशेंट है उनको हो सकता है वैक्सीन लगाना पड़े। ये क्वेश्चन बहुत जल्दी है इसका जवाब देना, आगे हमें डाटा देखना है, नए वेरिएंट कैसे आ रहे हैं, क्या इसी ओमिक्रॉन से हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। ये सब बहुत से क्वेश्चन है जिसका आंसर अभी नेक्स्ट 3 महीने में आना है, तब इसका आंसर सही दिया जा सकता है। बिल्कुल संक्षेप में हम यही कहना चाहेंगे अपने दर्शकों से, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोरोना से डरना नहीं है, आपको लड़ना है, और साफ तौर पर सावधानी बरतनी, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर आशीष, हमारे इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए।